हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो बच्चे, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मे बी आप लोगों के पास दूसरे पब्लिशर्स की बुक हो तो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। बट चैप्टर का नाम यही है बच्चे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो बेटा, सबसे पहले टॉपिक है रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या होता है, एक बात बताते हैं, एक सेकेंड रुको। देखो, ये है मेरे पास एक रबर बैंड, ठीक है। मैंने इसे स्ट्रेच किया किया स्ट्रेच, इसका क्या बदला, शेप साइज सब कुछ चेंज हो गया। अब फिर से मैंने इसे छोड़ दिया, ये फिर से अपनी पोजीशन पर आ गया। मैंने फिर से इसे स्ट्रेच किया, ये फिर से स्ट्रेच हो गया। फिर रिलैक्स किया, ये फिर से अपनी पोजीशन पर आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं फ्रीजर से क्या करूं, आइस क्यूब की जो ट्रे है उसको बाहर निकाल दूं रूम टेम्परेचर पे। फ्रीजर का टेम्परेचर क्या है, कम है, तभी तो बर्फ जम पा रही है ना, आइस जम रही है वहां पे। अगर मैं उसे निकालकर रूम टेम्परेचर पे रख दूं, रूम टेम्परेचर मतलब 25-27 डिग्री सेल्सियस, 25-27 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर ज्यादा है फ्रीजर के कंपैरिजन में। हमारी जो आइस है वो क्या करने लगेगी बेटा, वो मेल्ट करने लगेगी। लेकिन मैम, मेल्ट कर लेगी, लेकिन अच्छा ये बात बताओ, मेल्ट करने के बाद अब मेरा मन कर रहा है, अरे यार ये तो पिघल गई बेचारी, है ना, बहुत सेंटी है, पिघल गई। अब क्या करते हैं, इसे फिर से आइस में, सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, आइस बना देते हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उस मेल्टेड वाटर को, जो बर्फ पिघल कर पानी बन गई है, अगर उस पानी को मैं दोबारा से उठाकर फ्रीजर में रख देती हूँ तो वो फिर से बर्फ जम जाएगी, है ना, हो जाएगा ना। तो इसी को ही बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का मतलब कि द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। जैसे कि रबर बैंड का मैंने लिया, मैंने उसे स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच किया और फिर मैंने उसे रिलैक्स किया तो वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ गया, कंडीशंस को रिवर्स किया। अभी मेरा ये जो रबर बैंड है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में है, अब मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, स्ट्रेच किया, कंडीशंस चेंज की, फिर से मैंने वही कंडीशन ला दी, फिर से उसे रिलैक्स कर दिया, यानी रिलैक्स, अब रिलैक्स फॉर्म में है ये, स्ट्रेच, रिलैक्स, तो कंडीशंस को फिर से रिवर्स कर दिया। जैसे कि अगर मैं बर्फ को, आइस हमारी मेल्ट होकर पानी बन गई है, लिक्विड वाटर बन गई है, और फिर से लिक्विड वाटर को आइस में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ फ्रीजर में रख के, तो कौन सा फैक्टर है, कौन सी कंडीशन को चेंज किया हमने, टेम्परेचर को। आइस का टेम्परेचर क्या था, कम था, है ना। बाहर मैंने उसे रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर ज्यादा है, 25-27 डिग्री सेल्सियस। अब मेरा मन किया फिर से मैं उस पानी को बर्फ में जमा देती हूँ, फिर से फ्रीज कर देती हूँ। तो क्या करूंगी, मैं उसे फिर से फ्रीजर में लगा दूंगी उस पानी को, फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो टेम्परेचर, देखो ये थी हमारी आइस जो फ्रीजर में थी, इसका टेम्परेचर था कम, ठीक है, लोअर टेम्परेचर। मैंने इसे उठा के रूम टेम्परेचर पे रख दिया, रूम टेम्परेचर यानी मान लेते 25-27 डिग्री सेल्सियस, यही होता है। हमारी बर्फ क्या करेगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, मेरा मन किया इसे फिर से बर्फ में कन्वर्ट कर देते हैं, मैं इसे उठा के फिर से फ्रीजर में रख दूंगी। फ्रीजर में रखूंगी का मतलब टेम्परेचर कम, पहले बर्फ का टेम्परेचर कम था, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो बर्फ पिघल गई। अब फिर से टेम्परेचर कम कर दूंगी तो क्या होगा, जो पिघला हुआ पानी है, मेल्टेड वाटर है, वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडीशन कौन सी चेंज हुई, टेम्परेचर की कंडीशन चेंज हुई। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आइस मेल्ट होके वाटर बन गई, लिक्विड वाटर, और अगर टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो गई। तो रिवर्सिबल चेंज का मतलब है कि चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा, ये जो एलईडी हमारी ऑन है इस रूम के अंदर, क्या कर सकते हैं, मैं इसे अगर स्विच से पावर सप्लाई इसकी कट कर दूं, ऑफ हो जाएंगे सारे अप्लायंसेस, है ना, बंद हो जाएंगे। पावर सप्लाई फिर से ऑन कर दूं, फिर से जल जाएंगे। फिर से पावर सप्लाई कट कर दूं, यानी कि स्विच बंद कर दूं, फिर से बंद हो जाएगा बल्ब, एलईडी बंद हो जाएगी। फिर ऑन कर देती हूँ तो दोबारा से ऑन हो जाएगी, है ना, जल जाएगी दोबारा से। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का मतलब कि मैंने जैसे पावर सप्लाई कट की,
तो सारे अप्लायंसेस, मेरे इस रूम का फैन, एसी सब बंद हो गए, है ना। फिर से मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी तो फिर से चल गए, फिर से पावर सप्लाई कट कर दूंगी फिर से बंद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कंडीशन कौन सी रिवर्स की, इलेक्ट्रिक करंट की कंडीशन मैंने यहाँ रिवर्स कर दी। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंज का मतलब वही है, द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। ठीक है बेटा, ओके। देखो इरिवर्सिबल चेंज, भाई इरिवर्सिबल चेंज इसका उल्टा है, मतलब वो चेंज जो रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक बात बताओ, हम लोगों की एक टाइम था, हम लोग जब 1 साल के थे, है ना, जब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे एक टाइम था। आज मान लो आप लोग 7th में हो, 7th का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप लोग 7th क्लास में हो, है ना। अब कभी आपका ऐसा मन करे कि यार आज मैम ना बहुत जबरदस्त वाली पिटाई करेंगी अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, वो सोनपरी देखते थे आप, सोनपरी में होता था ना, इक्तू बिक्तू झिमपतूता, और वो बच्चा क्या हो जाता है, वो छोटा बन जाता है मैजिक से। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 7th क्लास में हो, टीचर को देखा और आपने वो आबरा का डाबरा वाला सिस्टम कर दिया और आप छोटे से बच्चे बन गए फर्स्ट क्लास के। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, क्या आपकी एज फिर से वापस घट सकती है? नहीं। यहां रिवर्सिबल में मैंने कंडीशंस चेंज की तो फिर से मुझे वही ओरिजिनल फॉर्म में मिल गया, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट था, थिंग था, जो भी था। ठीक है, लेकिन यहां इरिवर्सिबल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे मैं आसमान पाताल, आकाश पाताल एक कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपकी एज घट जाए, डिक्रीज हो जाए। अभी आप मान लो 10-12 साल के हो, आपका मन किया है, मजे नहीं आ रहे 10-12 साल का, 2 साल का बच्चा बन जाता हूं, अभी स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तो इसी चेंज को क्या बोलते हैं बेटा, इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, अगर मैं इस बुक, देखो ये बुक है आपकी, ठीक है, अगर मैं इस बुक को जला दूं, कंसीडर, भाई जलाना नहीं है, कंसीडर करते हैं, अगर मैं इस बुक को जला दूं तो क्या होगा, तो मैम राख बनेगी, यानी ऐश बनेगी और स्मोक होगा, है ना। क्या ऐसा है कि उस राख को अपने हाथ पर लूं और मैं कुछ मंत्र पढ़ूं और ऐसे छू कर दूं तो मेरे पास एक पूरी बुक आ जाएगी? ऐसा है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार जो चेंज हो गया वो दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट, वो चीज नहीं लाई जा सकती। एक बार पेपर जल गया, एक बार लकड़ी, वुड जल गई, तो उसे फिर से रिकवर नहीं किया जा सकता ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है। थर्ड, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। रात में मम्मी दही जमाया, सुबह उठ के आपको नहीं भाया, आपने कहा मम्मी मन नहीं आज दही खाने का, एक काम करते हैं इस दही को वापस से दूध में कन्वर्ट कर दो। मम्मी ने कहा बेटा मेरे बस की तो है नहीं, एक काम कर, तू ही कोई तरीका जुगाड़ लगा अपनी साइंस का और इसे दही को दूध में फिर से कन्वर्ट कर दे। ऐसा हो पॉसिबल है कि आपका मन नहीं दही खाने का, तो उस दही को उठाया और कुछ कुछ किया आपने और वो फिर से दूध में कन्वर्ट हो गया, मिल्क में कन्वर्ट हो गया? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब कुछ भी कर लो, दही से दूध वापस नहीं बनाया जा सकता, दही से दूध को वापस से रिकवर नहीं किया जा सकता। तो कौन सा चेंज है ये, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो इरिवर्सिबल चेंज का मतलब यही है, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। अब जैसे मैंने इस लकड़ी, मान लो एक लकड़ी को जला दिया मैंने, ठीक है, अब क्या करते हैं कि मेरा मन नहीं किया, चले यार जल गई एक बार लकड़ी, अब लाइटर को हटा देती हूँ, तो क्या ऐसा होगा कि फिर से वो लकड़ी मुझे फिर से मिल जाएगी? नहीं। एक बार जो चीज जल गई वो जल गई, उसे हम दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा इरिवर्सिबल चेंज, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। सिंपल। नेक्स्ट है बेटा जी आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब देखिए, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के मैं 2 टुकड़े कर दूं, मान लो इस मार्कर के मैं 2 टुकड़े कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर के 2 टुकड़े कर दूं या 1000 टुकड़े कर दूं, क्या ऐसा होगा कि मार्कर के टुकड़े होने के बाद मार्कर मुझसे रूठ जाएगा और कहेगा
अब मैं मार्कर वाला काम नहीं करूंगा, बोर्ड पे अब तुम मुझसे लिखवा नहीं पाओगी। अब मैं क्या बन जाता हूं, अब मैं इरेजर बन जाता हूं या कोई और नया सब्सटेंस बन जाता हूं। ऐसा तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ऐसा। तो इसका मतलब फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, और मार्कर टूटने के बाद क्या हो जाएगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसे आड़ा टेढ़ा तोड़ दूं, काट दूं, तो क्या होगा, इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, है ना, चेंज हो जाएगी। तो फिजिकल चेंज का मतलब है वो चेंजेस, बेटा जी फिजिकल चेंज का मतलब इस पूरे यूनिवर्स में वो चेंजेस जहां पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या चेंज होंगे, उसके क्या चेंज होंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मान लो आप लोग खा पी के एकदम ऐसे हो गए, है ना, खा पी के आपने बहुत सारा मस्त मस्त चटकारे वाली चीजें खाई और खा पी के एकदम गोलू पोलू हो गए। तो क्या होगा, अब आप पहले आप थे स्लिम ट्रिम, है ना, 0 फिगर पर्सन, खा पी के गोलू पोलू, क्या हुआ, आपका साइज बढ़ गया, है ना। दूसरे कपड़े, पहले स्मॉल साइज के कपड़े आते थे, अब आपको एल, एक्सएल, डबल एक्सएल ऐसा हो गया साइज, है ना, साइज चेंज हुआ। आपकी शेप भी चेंज हो जाएगी, हो जाएगी ना आपकी शेप भी चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें टूटने फूटने के बाद कैसा दिख रहा है। जैसे कि एक तो आ गया आपका साइज, ठीक है, समझ में आ गया आपको साइज कैसे हुआ। साइज का मतलब ऐसे भी हुआ, अगर मैं इस पेपर को फाड़ दूं, पेपर फटने के बाद भी पेपर ही रहेगा, है ना, पेपर फटने के बाद भी पेपर ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। अगर इस पेपर को मैं 3 हिस्सों में फाड़ दूं, 3 पार्ट्स में इसे फाड़ दूं, तो क्या होगा, बस साइज ही तो छोटा होगा, पेपर तो पेपर ही रहेगा, ठीक है। शेप, अगर इस बुक को उठाऊं और अब ये बुक ऐसी शेप की है, मैंने इसे उठा के ऐसे कर दिया, शेप यही है बुक की। शेप क्या हुआ, पहले शेप थी ये, अब शेप ये, यानी कि शेप चेंज हो गई। फिजिकल अपीयरेंस है ना, फिजिकल अपीयरेंस इसकी चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई। अगर किसी चौक को मैं किसी इंक के अंदर, मान लो ब्लू इंक के अंदर मैं उसे डिप कर दूं, चौक फिर भी चौक ही रहेगा। ऐसा नहीं है चौक का मन किया कि नहीं अब मैं पेन बन के दिखाऊंगा, तुमने मेरी काबिलियत पर सवाल उठाए हैं तो मैं पेन बन के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। चौक चौक ही रहेगा, अपना वही काम करेगा, बस उसका कलर चेंज हुआ है, समझ आया। फोर्थ है टेम्परेचर और स्टेट। जैसे कि हमारी बर्फ से, बर्फ को पिघलाकर, बर्फ को टेम्परेचर हमने हीट दिया, तो हमारी बर्फ क्या हुई, मेल्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। यानी कि वाटर की स्टेट पता है आपको कितनी, 3 स्टेट में होता है वाटर, सॉलिड यानी आइस, लिक्विड यानी लिक्विड वाटर मेल्टिंग के बाद, और एक गैशियस स्टेट। गैशियस मतलब वो स्टीम जब बॉईल करने के बाद, ठीक है। तो स्टेट का मतलब क्या हुआ, पहले सॉलिड स्टेट में था वाटर, आइस की फॉर्म में था, जब मैंने उसे हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो क्या हुआ, वो लिक्विड स्टेट में आ गया, पानी लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है, मेल्टिंग के बाद। और टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर भी तो चेंज किया, आइस से वाटर को मेल्ट होने के लिए कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, कब मेल्ट होगा, कब होगा, जब उसे हीट मिलेगी। हीट मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो फिजिकल चेंज का सीधा साधा मतलब यही है कि वो चेंज जिसमें पहली बात कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है आप लोग स्लिम ट्रिम थे, 0 फिगर, और आप खा पी के गोलू पोलू हो गए हो, तो आप कहते हो, मान लो किसी का नाम हिमानी है तो कोई बोलती है, बेटा देखो पर्सनली मत लेना इसे, किसी का नाम हिमानी है तो बोलती है मैम अब मैं गोलू पोलू हो गई हूँ, मैं हेमंत बन गया हूँ। या कोई हेमंत है, बोलता है कि मैम अब मैं गोलू पोलू हो गया हूँ, अब मैं हिमानी बन जाता हूँ। ऐसा नहीं होता, आपकी साइज, आपका शेप चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी वही पर्सनैलिटी हो, वही इंडिविजुअल हो। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर इस मार्कर को 10 हिस्से में तोड़ दूं, मार्कर मार्कर ही रहेगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसका साइज चेंज हो जाएगा, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब बाहर से दिखने वाली प्रॉपर्टीज, शेप दिख जाती है भाई बाहर से, साइज दिख जाता है बाहर से, कलर भी दिख जाता है बाहर से, टेम्परेचर भी दिख जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है,
स्टेट भी दिख जाती है कि कोई चीज सॉलिड है, अब वाटर सॉलिड फॉर्म में है यानी आइस की फॉर्म में है, पानी पिघल गया तो पानी लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। फिर उसे बॉईल कर देंगे तो वो स्टीम बन जाएगा, गैशियस फॉर्म में आ जाएगा, गैशियस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें दो ही चीज याद रखो, पहली कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में, दूसरी तो मैम चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, फिजिकल चेंज है, चेंज क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, साइज, शेप, कलर, टेम्परेचर और स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। स्टेट से याद रखो, जैसे वाटर की 3 स्टेट होती हैं, हर मैटर की 3 स्टेट होती है, यहां मैं वाटर को कंसीडर करके आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक, एक लकड़ी की डंडी है बहुत बड़ी, मैंने कहा यार इतनी बड़ी है कैसे यूज किया जाए इसे, इसे तोड़ लेते हैं, है ना, तो उसे तोड़ दिया, लेकिन टूटने के बाद भी वुडन स्टिक तो क्या हुई, वुडन स्टिक ही रही, है ना, बस उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर बाय हीटिंग, ये मैंने बता दिया, यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर में चेंजेस और स्टेट में चेंजेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा, फिजिकल चेंज का एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, एक बीकर में यानी एक ग्लास में क्या करो आप, पानी ले लेते हैं, ठीक है। ये पानी ले लिया हमने, अब क्या करेंगे, इसके अंदर चीनी मिला देंगे। एक बात बताओ, चीनी क्या होती है, शुगर क्रिस्टल्स, मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, है ना, मीठे होते हैं टेस्ट में। इसमें डाल दी हमने चीनी, ये रेड में क्या डाल दिया हमने, चीनी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस चीनी को इसमें स्टिर कर दिया यानी मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद क्या हुआ, चीनी इसमें मिल गई। अब ये बताओ, चीनी के क्रिस्टल्स जब पानी में नहीं मिलाए थे तब भी चीनी के क्रिस्टल्स कैसे थे, टेस्ट में मीठे थे, ठीक है। अब जब पानी में उसे मिला दिया मैंने तो भी क्या हुआ, मिठास तो अब भी रही, या पानी में चीनी मिलने के बाद पानी कड़वा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ, पानी अब भी मीठा हुआ, चीनी मिल गई तो। यानी कि शुगर ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी स्वीटनेस चेंज नहीं की, पहले भी वो मीठी थी अब भी वो मीठी है, ठीक है। बस उसका शेप साइज चेंज हो गया है, क्योंकि पहले वो क्रिस्टल्स फॉर्म में थी, अब वो इसमें वाटर में मिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जी एक काम करते हैं, ये जो सॉल्यूशन बन गया है, शुगर सॉल्यूशन बन गया है, इसके नीचे लगा दो आग, आग मतलब फ्लेम ऑन कर दो, गैस पे इसे रख दो, ठीक है, रख दिया। इसे उबालो उबालो उबालो, करते रहो बॉईल इसे, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, इसे बॉईल, जब ये बहुत ज्यादा बॉईल हो जाएगा, इसे बर्नर से उतार कर यानी गैस से उतार कर क्या करना है, बस उठाकर इसे साइड में रख देना है। फिर इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। 8-10 घंटे के लिए इस सॉल्यूशन को, शुगर सॉल्यूशन जो हमने बिल्कुल बॉईल कर दिया, अच्छे से उबाल दिया है, इसको उठाकर साइड में रख देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ये ठंडा हो जाएगा, आफ्टर 8 to 10 आवर्स, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका होगा, तो क्या होगा बेटा, शुगर के क्रिस्टल्स नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। और आपका जो लिक्विड जिसमें ये शुगर के क्रिस्टल्स मिलाए थे यानी पानी, बचा कुचा पानी, कुछ बॉईल हो गया, कुछ बचा कुचा जो पानी है वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो ये शुगर के क्रिस्टल्स को तो भाई क्या बोलेंगे, शुगर के ही क्रिस्टल्स बोलेंगे, क्या ये शुगर के ही क्रिस्टल्स है। लेकिन ये जो लेफ्ट ओवर वाटर है, यानी ये जो बच गया लिक्विड, जो हमारा बच गया है शुगर के क्रिस्टल्स नीचे बैठने के बाद, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा, मदर लीकर। क्या बोलते हैं बेटा जी इसे, मदर लीकर। समझ एक बात, फिर से देखो, एक ग्लास लिया, कोई भी बर्तन ले लो, एक भगोना ले लो, ज्यादा करना है तो एक भगोना लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी लिया, पानी के अंदर चीनी मिला दी, चीनी मिलाने के बाद उस भगोने को रख दो गैस पर, जैसे चाशनी बनाते हैं वही प्रोसेस करना है, ठीक है। भगोने को रख दिया गैस पर, उसे इतना उबालो इतना उबालो इतना उबालो, उबालते रहो, फिर बहुत ज्यादा उबल जाए तो एक काम करो, फ्लेम को ऑफ कर दो और उसे हाथ मत लगाओ, बिल्कुल नहीं छेड़ाछाड़ी करनी है उसके साथ, ठीक है। उस कंटेनर के साथ उसे वहीं रखा रहने दो, बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है 8-10 घंटे तक। फिर 8-10 घंटे के बाद आप देखोगे कि जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो क्या करेंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, जबकि हमने शुगर तो मिला दी थी,
लेकिन बॉईल करने के बाद क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ। बॉईल किया, फिर ठंडा किया, ठंडा होने के लिए 8-10 घंटे के लिए रख दिया। फिर देखा हमने कि जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं, मीठे मीठे क्रिस्टल्स हैं शुगर के, वो नीचे बैठ गए हैं। और जिस लिक्विड में हमने उसे डिसॉल्व किया था, हमने किस में डिसॉल्व किया था, पानी में डिसॉल्व किया था, तो पानी ऊपर बच गया है। जो बचा हुआ लिक्विड होगा उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, मदर लीकर। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इवेपोरेशन। एक बात बताओ, मम्मी छत पर कपड़े सुखाती हैं, है ना। मम्मी क्या बोलती हैं कि यार कमरे में ना कपड़े नहीं सूख पाएंगे, या फिर सर्दी और गर्मी का देखो, सर्दी में कपड़े लेट सूखते हैं क्योंकि सूरज दादा नहीं होते हैं, है ना, सन की हीट नहीं होती है ज़्यादा। गर्मियों में इंसान सूख जाए, इतनी गर्मी होती है ना, कपड़े तो क्या ही चीज़ है। तो क्या हो रहा है वहाँ, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो लिक्विड है आपके कपड़ों में, जो लिक्विड वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है, मान लेते हैं मेरे पास ये कपड़ा है, एक सेकेंड, चलो इस शर्ट से देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, ये क्या है, मैं इसे तार पे ऐसे सुखा दूंगी, ठीक है। क्या होगा, इसके अंदर जो भी पानी है वो सन की जो हीट है उसे अब्जॉर्ब करेगा। जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं लिक्विड, वो सन की हीट को अब्जॉर्ब करेंगे। और जब उन्हें इतनी गर्मी लगेगी सन की हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद, तो वो वाटर क्रिस्टल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे मतलब हवा हवा ही हो जाएंगे, गैशियस फेज में आ जाएंगे, ठीक है। यही होता है आपका इवेपोरेशन। तो मैम इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस हुआ, बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ इवेपोरेशन की, तो जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, जनरली इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही शुरू हो जाता है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, खोलता हुआ पानी एकदम 100 डिग्री सेल्सियस। क्या ऐसा होता है, एक बात बताओ, अगर हमारे गर्मी में टेम्परेचर, जून के टाइम टेम्परेचर 40-45 भी चला गया, हालत खराब हो जाती है, एसी फेल हो जाते हैं, है ना। और कपड़े आप सुखा के नीचे टेरेस से नीचे फ्लोर पे भी नहीं आए हो कि कपड़े सूख जाते हैं, है ना। जब 40-45 डिग्री में जो काम हो रहा है, इवेपोरेशन 40-45 डिग्री में हो रहा है, तो सोचो भाई कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर मैं दे दूं इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए, आपके कपड़े जल जाएंगे, क्या होगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, है ना, बेजान हो जाएंगे कपड़े बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इवेपोरेशन जनरली क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर से कम के टेम्परेचर पर ही होगा, ठीक है। और इवेपोरेशन होता क्या है, जब लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किस पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा। ये जनरल केसेस हैं। कुछ कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है इवेपोरेशन का, वो बॉइलिंग पॉइंट या उसको भी एक्सीड कर जाता है, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल यहाँ वाटर की ही बात कर रहे हैं जनरली, तो हम लिखेंगे कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, इतना याद करने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखो। द प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस एट टेम्परेचर्स, कौन से टेम्परेचर भैया, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, यहां लिख देते हैं हम डिपेंडेंसी। किस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग इवेपोरेशन, सबसे पहले टेम्परेचर। एक बात बताओ, इस मान लेते हैं रूम का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 25-27 डिग्री सेल्सियस। मान लो रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मम्मी ने धो दिए कपड़े और छत पे गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम है भाई, छत पे टेम्परेचर है क्योंकि डायरेक्ट सूरज दादा की धूप आ रही है ना, सनरेज आ रही है, तो टेम्परेचर कितना है बाहर सराउंडिंग का, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये बताओ कपड़े जो धोए हैं हमने वो 40 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा जल्दी सूखेंगे या फिर रूम में कपड़ों को डाल दो वो जल्दी सूखेंगे, ऑब्वियसली
40 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा सूखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है। दूसरा देखो, सरफेस एरिया। क्या मम्मी ऐसा करती हैं, कपड़े सुखाए जाते हैं तो कपड़े क्या सुखाते हैं, ये शर्ट ली, इसको ऐसे फैला फैला के अच्छे से, है ना, या ऐसा करते हैं कि इसको डाला उठा के तार पे, वायर पे या कपड़ों के स्टैंड पे ऐसे डाल दिया। ऐसा नहीं होता है, फैला फैला के सुखाया जाता है। फैला के सुखाने का मतलब क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा वाटर, जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं कपड़े के अंदर, वो सन रेज, सन की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वापस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही जल्दी इवेपोरेशन। ठीक है। टेम्परेचर जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतनी जल्दी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ही जल्दी क्या होगा आपका, इवेपोरेशन होगा। थर्ड है विंड स्पीड। एक बात बताओ, एक सिनेरियो ऐसा लो, कपड़े सूखे हुए हैं छत पर, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। दूसरी सिचुएशन, कपड़े छत पर सूखे हुए हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। किसमें कपड़े जल्दी सूखेंगे, तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है। इसका मतलब विंड स्पीड, हवा की स्पीड जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना फास्टर होगा। तो इन तीनों ही चीजों में जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना जल्दी इवेपोरेशन, और जितनी ज्यादा हवा की स्पीड यानी विंड स्पीड उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड जब वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कंडीशन एक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। दिस इज बेटा जी आपका इवेपोरेशन। डन ये टॉपिक।